नमस्कार। आपके अपने प्लेटफॉर्म हमारा राजस्थान में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चौहान वंश। चौहान वंश। चौहान वंश में हम सबसे पहले जो अजमेर के चौहान थे, जिन्हें सपादलक्ष या सांबर की चौहान के नाम से भी जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारे जो टॉपिक है चौहान वंश, उनमें अजमेर के चौहान, जो अजमेर का जो चौहान वंश है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो वंश किसे कहा जाता है, यानी एक ही परिवार के लगातार जो शासक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वंश। यानी एक ही परिवार के जो लगातार शासक बनते हैं उन्हें वंश कहा जाता है। तो जो अजमेर के चौहान वंश थे, उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग तर्क दिया था। तो सबसे पहले देखो, पृथ्वीराज जो तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी कवि था चंद बरदाई, इसका जो दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज जो तृतीय था, इसका जो दरबारी कवि था चंद बरदाई, और चंद बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी कवि चंद बरदाई था, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और इस ग्रंथ के अनुसार यह बताया जाता है कि जो चौहान थे उनकी जो उत्पत्ति थी वो अग्निकुंड से हुई थी। किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जो चौहान थे उनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड से हुई थी। एग्जाम में यहां से प्रश्न भी बनता है। तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई। और जो चंद बरदाई था उसका जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में यह उल्लेख मिलता है कि जो चौहान वंश थे उनकी जो उत्पत्ति थी अग्निकुंड से हुई थी। देखो, पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि जो माउंट आबू क्षेत्र था वहां पर जो ऋषि वशिष्ठ था उन्होंने एक अग्निकुंड का आयोजित करवाया था, और उस अग्निकुंड से परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति बताई जाती है। तो इस ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, इसकी जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताई जाती है। देखो, एक ग्रंथ और है पृथ्वीराज विजय। ये जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है ये जयानक का है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ तो जयानक का है, लेकिन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? चंद बरदाई का। तो जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति को लेकर जो चंद बरदाई था उन्होंने ये कहा था कि माउंट आबू सिरोही में वहां पर आतंक, यानी जो वहां के ऋषि मुनि थे वो यज्ञ का आयोजन करते थे, और उस यज्ञ के आयोजन के समय जो वहां पर राक्षस थे वो उनको परेशान करते थे। तो जो ऋषि वशिष्ठ था उन्होंने सबसे पहले 3 योद्धाओं का अग्निकुंड से उत्पन्न किए थे। 3 योद्धा, एक था प्रतिहार, परमार और चालुक्य। इन योद्धाओं को वहां पर सफलता न मिलने के बाद उन्होंने एक चौहान नामक योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न किया था, और उस चौहान नामक योद्धा ने वहां पर जो राक्षस थे उनका विनाश किया था।
तो उनके अनुसार यह बताया जाता है कि चंद्रबरदाई के जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार यह बताया जाता है कि इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है? अग्निकुंड से। यह विशेष याद रखना। तो देखो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, उन्होंने अपना ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड, आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई है। यानी कहने का मतलब है जो पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, उसका जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उनमें यह बताया जाता है कि जो चौहान थे उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो आबू के अग्निकुंड से हुई थी। यानी जो आबू पर्वत था वहां पर जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ का आयोजन करते थे, और जब ऋषि मुनि यज्ञ का आयोजन करते थे उस समय वहां पर जो राक्षस थे वो यज्ञ को भंग करते थे। इस कारण जो ऋषि वशिष्ठ ने, यानी किन्होंने? ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले 3 योद्धाओं का, यानी अग्निकुंड से 3 योद्धाओं का जन्म किया था। किन्होंने? ऋषि वशिष्ठ ने। देखो प्रतिहार चालुक्य, देखो चालुक्य को सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। जो चालुक्य वंश था उसे सोलंकी के नाम से भी जाना जाता था। सोलंकी। तो देखो प्रतिहार, चालुक्य यानी सोलंकी और परमार, 3 योद्धाओं का अग्निकुंड से, ये 3 योद्धाओं को जन्म दिया था, अग्निकुंड से उत्पन्न किया था। किन्होंने? ऋषि वशिष्ठ ने। प्रतिहार, चालुक्य और परमार। इन योद्धाओं को, जो प्रतिहार, चालुक्य और परमार थे, इनसे सफलता नहीं मिली थी। यानी ये राक्षसों को पराजित करने में असफल रहे थे। उसके बाद जो ऋषि वशिष्ठ था, उन्होंने जो 3 योद्धाओं के बाद में जो चौथा योद्धा का जन्म किया था वो था चौहान। और चौहानों ने जो राक्षस थे उनका विनाश किया था। तो जो ऋषि वशिष्ठ था उन्होंने प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहानों की उत्पत्ति की थी अग्निकुंड से। इसका जो उल्लेख है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से। अब देखो एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है कि इन वंशों का सही क्रम है, तो सबसे पहले प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से जो योद्धाओं का उत्पन्न या निर्माण किया था, तो प्रतिहार पहले, बाद में चालुक्य, परमार और चौहान। तो पृथ्वीराज रासो या चंद्रबरदाई के अनुसार जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अग्निकुंड से। यह विशेष याद रखना। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से,
गुरु वशिष्ठ ने प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, इन तीनों से सफलता न मिलने के बाद चौहान की उत्पत्ति की और उन्होंने जो वहां के राक्षस थे उनका विनाश किया था। तो इनके आधार पर यह बताया जाता है कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, देखो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड बताया गया है, अग्निकुंड। अब देखो इस जो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है उसके अनुसार अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है। यानी पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ किसका है? चंद्रबरदाई का। विशेष याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा सकता है कि चंद्रबरदाई का कौन सा ग्रंथ है जिसमें चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। अब देखो ये ग्रंथ किसका है? चंद्रबरदाई का। और इस ग्रंथ के अनुसार अग्निकुंड से, अब इसका जो समर्थन था, समर्थन देखो इसका जो समर्थन था, एक तो मुहैणोत नेन्सी, मुहैणोत नेन्सी व सूर्यमल मिशन, इन दोनों ने इसका समर्थन किया। यानी चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। तो अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई, इसका समर्थन देगा एक तो मुहैणोत नेन्सी और एक सूर्यमल मिशन। इन्होंने यह समर्थन किया है कि जो चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है जिसमें यह बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, वो सही है। तो इनका समर्थन किन्होंने किया है? मुहैणोत नेन्सी और सूर्यमल मिशन। देखो जो सूर्यमल मिशन था इसका संबंध बूंदी राज दरबार से था। इसका संबंध कहां से है? बूंदी राज दरबार से है। और इसका संबंध था जो मारवाड़ यानी जोधपुर राज दरबार से। इसका संबंध कहां से था? मारवाड़ से। और इसका संबंध कहां से था? बूंदी से। सूर्यमल मिशन बूंदी वंश का दरबारी कवि था और ये मुहैणोत नेन्सी मारवाड़ का दरबारी कवि था। इन्होंने जो मुहैणोत नेन्सी था, इन्होंने नैनसिरी ख्यात की रचना की थी और इन्होंने वंश भास्कर की भी रचना की थी। किन्होंने की थी? सूर्यमल मिशन। तो मुहैणोत नेन्सी देखो इसका संबंध मारवाड़ से था और मारवाड़ में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, मुहैणोत नेन्सी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का मंत्री और दरबारी कवि था। का मंत्री व दरबारी कवि था। तो देखो मुहैणोत नेन्सी मारवाड़ से संबंधित था और मारवाड़ में जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम था उसका मंत्री व दरबारी कवि था। और इन्होंने मारवाड़ी परगना और नेन्सिरी ख्यात की रचना की थी। जो महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि कौन था? मुहैणोत नेन्सी। तो इन्होंने देखो नेन्सी ने जो ग्रंथ लिखे थे, एक तो मारवाड़ परगना
और दूसरा था नेणसीरी ख्यात, किन्होंने लिखी थी? मुहैनोत नेणसी। और जो सूर्यमल मिश्रण था इसका जो संबंध था वो बूंदी राज दरबार से था, और जो वहां का जो शासक था राम सिंह, उसका दरबारी कवि था। महाराजा राम सिंह का दरबारी कवि तो देखो, यानी चंद्रप्रदाय के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई, जिसका समर्थन मुहैनोत नेणसी और सूर्यमल मिश्रण ने किया था। याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मुहैनोत नेणसी मारवाड़ से संबंधित था, और मारवाड़ का जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम था उसका मंत्री व दरबारी कवि था, और उन्होंने नेणसीरी ख्यात और मारवाड़ी विगतरी प्रगना ग्रंथ की रचना की थी, और इसका संबंध बूंदीराज दरबार से था, और शासक कौन था? राम सिंह का दरबारी कवि था। महाराजा राम सिंह थे, उनके दरबारी कवि कौन था? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो राज्य कवि वो किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। तो देखो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, मुहैनोत नेणसी था, मुहैनोत नेणसी। तो मुहैनोत नेणसी का संबंध मारवाड़ वंश से था, मारवाड़ वंश का दरबारी कवि। मंत्री व दरबारी कवि। देखो, मुहैनोत नेणसी मारवाड़ वंश का दरबारी मंत्री व कवि था, और किस शासक के समय? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम था उसका मंत्री था। तो मुहैनोत नेणसी जो मारवाड़ के वंश का दरबारी मंत्री व कवि था, किस शासक का? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का। और इनके जो ग्रंथ हैं, एक था नेणसीरी ख्यात, नेणसीरी ख्यात, और दूसरा था मारवाड़ी प्रगना, मारवाड़ी प्रगना। तो देखो, एक तो था नेणसीरा ख्यात और दूसरा था मारवाड़ी प्रगना। इन ये जो ग्रंथ हैं दोनों, ये किनके हैं? मुहैनोत नेणसी के। तो देखो, मारवाड़ी प्रगना और नेणसीरी ख्यात मुहैनोत नेणसी के ग्रंथ। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुहैनोत नेणसी ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि मुहैनोत, देखो चंद्रप्रदाय के अनुसार तो अग्निकुंड बता दिया गया है, लेकिन एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। देखो, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री
मुहैणोत नैन्सी ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है। देखो, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के जो मंत्री मुहैणोत नैन्सी ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो देखो, अग्नि कुंड से, किससे मानी है? अग्नि कुंड से मानी है। ये विशेष याद रखना। तो नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ प्रगना रिविगत। देखो, वैसे मारवाड़ प्रगना रिविगत भी आ सकता है। रिविगत वैसे एग्जाम में मारवाड़ी प्रगना या नैन्सी ख्यात भी पूछा जा सकता है। तो इनके अनुसार कहां से बताई गई है? अग्निकुंड से। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखो, महाराजा जसवंत सिंह का जो मंत्री था मुहैणोत नैन्सी ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चंद सूर्यमल मिशन। देखो, सूर्यमल मिशन राजस्थान का राज्य कवि भी माना जाता है। और सूर्यमल मिशन का जो संबंध था वो था बूंदी राज दरबार से। किस राज दरबार से इसका संबंध था? सूर्यमल मिशन का बूंदी राज दरबार से। और बूंदी का जो शासक था महाराजा राम सिंह, उसका दरबारी कवि था। यानी शासक कौन था? शासक महाराजा राम सिंह का दरबारी कवि था। बूंदी का जो शासक महाराजा राम सिंह था, उसका दरबारी कवि था। और सूर्यमल मिशन को राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य कवि, इसे राजस्थान का राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्यमल मिशन ने भी जो चौहान थे उनकी जो उत्पत्ति थी वो कहां से बताई गई है? अग्निकुंड से बताई गई है। और इनके जो ग्रंथ थे, एक तो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो था वंश भास्कर। एक तो इसका ग्रंथ कौन सा था? वंश भास्कर। और अधिकतर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि वंश भास्कर किसका ग्रंथ था? सूर्यमल मिशन का। एक था वीर सतसई। तो देखो, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनता है कि जो वीर सतसई था वो किसका ग्रंथ है? तो सूर्यमल मिशन का वीर सतसई ग्रंथ था। इनके अलावा राम रंजाट भी इनका ग्रंथ था। किनका था? जो 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लिख दिया था। कौन सा था? राम रंजाट। ये जो ग्रंथ था राम रंजाट, ये जो सूर्यमल मिशन के द्वारा मात्र 10 वर्ष की आयु में लिखित गया था ग्रंथ। यानी सूर्यमल मिशन ने सबसे पहले जो राम रंजाट ग्रंथ था उसकी जो रचना थी वो 10 वर्ष की आयु में कर दी थी। इनके अलावा बलवंत विलास भी इसका ग्रंथ था। बलवंत विलास। तो इन ग्रंथों की रचना किन्होंने की थी? सूर्यमल मिशन। देखो, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट
और बलवंत विलास, इनकी जो रचना थी वो किन्होंने की थी? सूर्यमल मिश्र ने। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था आरएस में कि राम रंजाट ग्रंथ किसका था, तो राम रंजाट ग्रंथ किसका था? सूर्यमल मिश्र का था। और उन्होंने कितने वर्ष की आयु में इसकी रचना की थी? मात्र 10 वर्ष की आयु में इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। इस ग्रंथ में देखो ये वीर सतसई जो 28 क्रांति थी उसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ था। राम रंजाट लोक संस्कृति से संबंधित ग्रंथ था। बलवंत विलास इतिहास से संबंधित ग्रंथ था। यह विशेष याद रखना। तो राम रंजाट लोक संस्कृति संबंधी ग्रंथ था। वीर सतसई जो 28 क्रांति के समय इसकी रचना की गई थी। और जो बलवंत विलास था ये इतिहास से संबंधित ग्रंथ था। तो देखो सूर्यमल मिश्र बूंदी राज दरबार में जो शासक था राम सिंह का दरबारी कवि था, राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। और इनके द्वारा ये विशेष ग्रंथ याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहां से। तो जो सूर्यमल मिश्र था उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति थी वो अग्निकुंड से बताई गई है। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, बूंदी राज दरबार के कवि सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है। एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है कि बूंदी राज दरबार के कवि सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति मानी है। तो जो बूंदी का जो राज दरबार कवि जो सूर्यमल मिश्र जो राजस्थान का राज्य कवि भी माना जाता है, उनके अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति थी वो कहां से मानी है? अग्निकुंड से। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना। तो देखो बूंदी राज दरबार की जो कविता सूर्यमल मिश्र, उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी है? अग्निकुंड से मानी है। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। आगे देखो, देखो जो कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ की रचना की थी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ की रचना किन्होंने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। उनके अनुसार यह बताया गया था कि जो चौहान थे वो विदेशी थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। देखो इन्होंने चौहानों को विदेशी मानते हुए अग्निकुंड, यानी चौहानों को विदेशी मानते हुए अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी है। यानी ये विदेशी मानते हुए उन्होंने ये कहा था, देखो कि प्राचीन समय में जो भी क्षत्रिय वर्ग से संबंधित नहीं थे और वो उनमें वैसे गुण थे क्षत्रिय वर्ण संबंधी, तो उनको उस क्षत्रिय वर्ग में शामिल करने के लिए अग्नि से पवित्र किया जाता था। तो इन्होंने बताया कर्नल जेम्स टोड ने
कि चौहान विदेशी थे, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कहां से हुई थी? अग्निकुंड से। एग्जाम में यहां से प्रश्न आया हुआ भी है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति थी वो मानी गई है अग्निकुंड से। एक प्रश्न ये भी आया था कि जो कर्नल जेम्स टोड था उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति मानी थी, तो अग्निकुंड यानी विदेशी होते हुए भी कौन से थे? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। कि उन्होंने कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कि चौहानों को विदेशी मानते हुए इन्होंने चौहानों को विदेशी माना था, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति थी वो तो कहां से मानी है? अग्निकुंड से मानी है। इनके अलावा देखो एक इतिहासकार क्रुक हुआ था, क्रुक, इन्होंने भी चौहानों की जो उत्पत्ति थी वो अग्निकुंड से ही मानी है। इन्होंने भी चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से। इन्होंने भी देखो कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी मानते हुए अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति बताई है। इनके अलावा जो क्रुक इतिहासकार था उन्होंने भी ये कहा था कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इनके अलावा देखो एक इतिहासकार था स्मिथ, स्मिथ ने भी इन्हें विदेशी मानते हुए अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है। यानी इन्हें विदेशी मानते हुए अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई। अब देखो ये तीनों जो इतिहासकार थे, विशेष याद रखना, कर्नल जेम्स टोड, क्रुक और स्मिथ। कर्नल जेम्स टोड, क्रुक और स्मिथ तीनों ने विदेशी माना है, चौहानों को विदेशी माना है। यानी चौहान विदेशी थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है? अग्निकुंड से। विशेष याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड, क्रुक और स्मिथ ने चौहानों को विदेशी मानते हुए इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो तीनों ने, किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड, क्रुक और स्मिथ ने इनको विदेशी बताते हुए उनकी उत्पत्ति कहां से मानी है? अग्निकुंड से। यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके अलावा देखो जो राजस्थान से संबंधित जो वंशावली थी, वंशावली व ख्यातों में, यानी वंशावली व ख्यात थी, उनमें चौहानों की जो उत्पत्ति थी वो कहां से बताई गई है? अग्निकुंड से। देखो राजस्थान में जो वंशावली और ख्यात मिले थे उनमें चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। अब देखो यहां तक जो अग्निकुंड संबंधित साक्ष्य थे वो किन किन के अनुसार? तो देखो एक तो वंशावली और ख्यात के अनुसार, इनके अलावा कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ, क्रुक, मोहेनोत्नेन्सी, सूर्यमल मिश्रण और चंद बरदाई के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो किनसे बताई गई है? अग्निकुंड से बताई गई है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो किनके अनुसार, देखो यानी कहने का मतलब जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से, अग्निकुंड से। तो अग्निकुंड से जो चौहानों की उत्पत्ति थी वो एक तो चंद्र बरदाई, एक तो चंद्र बरदाई के अनुसार इनका समर्थन किया था सूर्यमल मिश्रण, मोहेनोत्नेन्सी, कर्नल जेम्स टोड, क्रुक, स्मिथ
वंशावली व ख्यातु में। इनमें जो चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत्नेसी, कर्नल जेम्स टोड, क्रुक स्मिथ और वंशावली व ख्यातों में चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से। ये विशेष याद रखना, किसी भी इतिहासकार का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, या तो इनमें से कोई भी नाम दे सकता है, मोहनोत्नेसी के अनुसार पूछ ले, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। लेकिन ये तीन विशेष याद रखना, इनसे अग्निकुंड से तो बताइए, लेकिन ये विदेशी मानते हैं कि चौहान विदेशी थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, अग्निकुंड के बाद जो डॉक्टर दशरथ शर्मा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार देखो, डॉक्टर जो दशरथ शर्मा था, उन्होंने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, बिजोलिया शिलालेख यानी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर जो चौहान थे उनकी जो उत्पत्ति थी, देखो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया कि उन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंशीय थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो बिजोलिया शिलालेख था 1170 ईस्वी का उल्लेखित, यानी इस शिलालेख की रचना कब की गई थी? 1170 ईस्वी में। इसकी रचना कब की गई थी? 1170 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? गुणभद्र के द्वारा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर यह बताया कि जो चौहान थे, उनकी जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंशीय थे। इस शिलालेख के अनुसार इन्होंने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है, यानी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय किन्होंने माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर यह बताया है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंशीय थे। और ये जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें 93 पद हैं। और इस ग्रंथ में देखो, ये जो बिजोलिया शिलालेख है, देखो यहां तक स्क्रीनशॉट लो पहले तो। देखो इसे समझो। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया शिलालेख। ये विशेष याद रखना, कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया शिलालेख। यानी हम किस शिलालेख की बात करें? बिजोलिया शिलालेख की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस शिलालेख की बात करें, बिजोलिया शिलालेख, और इस शिलालेख में विप्रह, श्रीवत्स, गोत्रे भूत ये उल्लेखित था। यानी बिजोलिया जो शिलालेख था उसमें विप्रह, श्रीवत्स, गोत्रे भूत ये उल्लेखित था। तो बिजोलिया शिलालेख में इसके अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस शिलालेख के अनुसार चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंशीय थे, क्योंकि वहां पर विप्रह, श्रीवत्स, गोत्रे भूत लिखा हुआ था। तो इसके अनुसार जो चौहान थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? ब्राह्मण वंश से।
और ये जो शिलालेख था वो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस शिलालेख को? बिजोलिया शिलालेख। और इस शिलालेख में कितने पद थे? 93 पद थे। यानी जो बिजोलिया शिलालेख था उसमें कितने पद थे? 93 यानी 93 पद थे। और ये बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा का जो बिजोलिया कस्बा था, यानी शिलालेख कहां पर मिला था? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में जो बिजोलिया कस्बा था उसमें पार्श्वनाथ मंदिर में यह शिलालेख उल्लेखित था। देखो, बिजोलिया कस्बे का पार्श्वनाथ मंदिर, यानी बिजोलिया कस्बे का जो पार्श्वनाथ मंदिर था वहां पर यह शिलालेख मिला था भीलवाड़ा में। और यह शिलालेख 1170 ईस्वी का उल्लेखित था। किसके द्वारा? गुणभद्र के द्वारा। गुणभद्र के द्वारा। तो देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, इसे समझो। देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के आधार पर जो चौहान थे उनको ब्राह्मण वंशीय माना था और वहां पर विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत लिखा हुआ था। इसके आधार पर इन्होंने ब्राह्मण वंशीय माना था। बिजोलिया शिलालेख में पद कितने थे? 93 थे। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसकी रचना कब हुई थी? 1170 ईस्वी में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? गुणभद्र के द्वारा की गई थी। और कहां पर मिला था? बिजोलिया कस्बा जो पार्श्वनाथ मंदिर में ये चट्टान पर यानी पत्थर पर उल्लेखित था। इनके अलावा देखो, जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें जो प्राचीन नाम थे या उपनाम थे उनका भी उल्लेख मिला है। यानी जो प्राचीन नाम या जिसे उपनाम भी बोल सकते हैं का भी उल्लेख मिला था। तो प्राचीन जो नाम थे उनका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख। जैसे जालोर का जबालीपुर नाम था, ऐसे उपनाम थे वो किस शिलालेख के आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के। तो देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो ब्राह्मण वंशी बताया था वो किस शिलालेख के आधार बताया था? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह बताया जाता है, इस शिलालेख की बात करें, इस शिलालेख के अनुसार यह बताया जाता है कि सपादलक्ष एक राज्य था। सपादलक्ष एक राज्य था। राज्य कौन सा था? सपादलक्ष। और इस सपादलक्ष को वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? सांबर। तो देखो, इस शिलालेख में यह उल्लेख है कि सपादलक्ष नाम का एक राज्य था जिसे वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है। और इस सपादलक्ष की जो राजधानी थी, तो राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से। यानी देखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह बताया जाता है कि एक राज्य था सपादलक्ष जिसे वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है। और इस सपादलक्ष की जो राजधानी थी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से
जाना जाता है। वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से जाना जाता है। ये विशेष याद रखना कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सपादलक्ष था वो राज्य था, जिसे वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह कहा जाता है कि चौहान ब्राह्मण वंश से संबंधित है। इसे उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इनके अलावा देखो कायम खा रासो, देखो कायम खा रासो था, उसके अनुसार, इस रासो के अनुसार भी चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मण वंश से। एग्जाम में आ सकता है कि कायम खा रासो के अनुसार जो चौहान थे, जो कायम खा रासो था उसके अनुसार जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? ब्राह्मण वंश से। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताया था। और कायम खा रासो में यह उल्लेख है कि जो चौहान थे उनकी जो उत्पत्ति थी वो कहां से हुई है? ब्राह्मणों से। तो कायम खा रासो व चंद्रावती लेख, यानी कायम खा रासो व चंद्रावती लेख में भी जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? ब्राह्मण वंश से। तो इन दोनों के अनुसार देखो कायम खा रासो व चंद्रावती लेख, इनके अनुसार जो चौहान थे वो किनसे उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण वंशीय थे। चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। तो देखो चौहानों को ब्राह्मण वंश बताने वाला एक तो बिजोलिया शिलालेख, जिसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया। इनके अलावा कायम खा रासो और जो चंद्रावती लेख था, इनके आधार पर यह बताया जाता है कि जो चौहान थे उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से मानी जाती है? ब्राह्मण वंश से। तो देखो यानी कहने का मतलब है, एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा व कायम खा रासो व चंद्रावती लेख, इनके आधार पर जो चौहान थे, देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा भी आ सकता है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो केवल किसके आधार पर बताया था? शिलालेख के आधार पर। कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कायम खा रासो और चंद्रावती लेख में जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? ब्राह्मण वंश की। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके अलावा देखो जो इतिहासकार था आसोपा, एक इतिहासकार था जिसका नाम था आसोपा। देखो आसोपा ने यह बताया था कि जो सांबर झील थी, यानी झील का मतलब सांबर झील, तो आसोपा ने यह बताया कि एक झील थी, यह झील हो गई कौन सी? सांबर झील। इस झील के चारों तरफ, यानी इस झील के चारों तरफ यानी झील के चारों तरफ एक वंश था। इस चारों तरफ को चाहुमान बोला गया, अपभ्रंश हो गया चाहुमान। देखो झील के चारों तरफ का अपभ्रंश हो गया चाहुमान।
और चाहुमान का जो अपभ्रंश हो गया चौहान। अपभ्रंश चौहान। तो देखो आसोपा के अनुसार, किसके अनुसार? आसोपा के अनुसार। आसोपा के अनुसार यह बताया जाता है कि झील के चारों तरफ यानी चाहुमान, देखो चारों तरफ का अपभ्रंश हुआ चाहुमान और चाहुमान का अपभ्रंश हो गया चौहान। तो जो आसोपा इतिहासकार था उनके अनुसार यह बताया गया है कि झील के चाहुमान जो जाति रहती थी उसका अपभ्रंश क्या हो गया? चौहान। किनके अनुसार? आसोपा के अनुसार। यानी आसोपा ने यह बताया था कि झील के, देखो आसोपा के अनुसार झील के चाहुमान, देखो झील के चारों तरफ यानी चाहुमान कुछ जाति या चाहुमान लोग रहते थे, यानी झील के चारों तरफ चाहुमान लोग रहते थे, जिसे ही चौहान कहा गया, जिसे ही चौहान कहा गया। यानी कहने का मतलब आसोपा के अनुसार झील के चारों तरफ का अपभ्रंश हो गया चाहुमान और चाहुमान का अपभ्रंश हो गया चौहान। किसके अनुसार? आसोपा के अनुसार, इतिहासकार आसोपा के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, देखो गौरी शंकर, एक तो गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा, एक जयानक। देखो गौरी शंकर ओझा और जयानक ने चौहानों की जो उत्पत्ति थी वो सूर्यवंशी माना है। यानी गौरी शंकर ओझा और जयानक ने जो चौहान थे इनकी जो उत्पत्ति थी वो किससे मानी है? सूर्यवंशी मानी है। किनके अनुसार? देखो गौरी शंकर ओझा और जयानक ने किनसे मानी है? सूर्यवंशी। और इनका जो समर्थन था नयनचंद सूरी ने भी किया था। इनका समर्थन किन्होंने किया था? नयनचंद्र सूरी ने। तो गौरी शंकर ओझा और जयानक ने, देखो जयानक का एक ग्रंथ भी है, विशेष याद रखना, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है? जयानक का। देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। देखो कंफ्यूज मत होना, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, ये दो ग्रंथ है एग्जाम में। देखो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर के कारण पृथ्वीराज रासो को विजय भी पढ़ा जाता है, तो याद रखना। यानी पृथ्वीराज रासो था वो किसका है? चंद्र बरदाई का। और इसके जो पृथ्वीराज चंद्र बरदाई का है। और देखो यहां पर विजय, पृथ्वीराज विजय, जय याद रखना। जय का मतलब देखो पृथ्वीराज विजय, विजय, जय का मतलब जयानक, ये याद रखना। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का था और पृथ्वीराज विजय, जय ये यानी जयानक। तो देखो गौरी शंकर ओझा जयानक, जयानक का ग्रंथ पृथ्वीराज विजय एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है।
और नयनचंद सूरी का जो ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, नयनचंद सूरी का जो ग्रंथ है कौन सा है, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, ये किसका है, नयनचंद सूरी का। और हमीर रासो पूछे तो सारंगधर बताना है, हमीर रासो किसका है, सारंगधर का। तो देखो गौरीशंकर ओझा, जयानक और नयनचंद सूरी के अनुसार यह बताया जाता है कि जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति या चौहानों को सूर्यवंशी माना है। किनके अनुसार, गौरीशंकर ओझा, जयानक और नयनचंद सूरी। जयानक का जो ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय था, और नयनचंद सूरी का जो ग्रंथ था वो कौन सा था, हमीर महाकाव्य, और हमीर रासो था सारंगधर का। और पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद बरदाई का। पृथ्वीराज विजय की बात करें तो जयानक बताना है, क्योंकि लास्ट में जय है यानी जयानक। तो इनके अनुसार चौहानों की जो चौहान थे उन्हें सूर्यवंशी माना है। तो देखो गौरीशंकर ओझा, जयानक व नयनचंद सूरी सूरी ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है। चौहानों को कौन सा वंशी माना है, सूर्यवंशी माना है। किसके अनुसार, गौरीशंकर ओझा, जयानक, नयनचंद सूरी के अनुसार जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे। और ये ग्रंथ विशेष याद रखना, पृथ्वीराज विजय, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। जो चंद प्रदाय का पृथ्वीराज रासो था, पृथ्वीराज विजय जयानक था, और नयनचंद सूरी का जो ग्रंथ था वो कौन सा था, हमीर महाकाव्य। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके अलावा देखो अचलेश्वर मंदिर लेख में अचलेश्वर मंदिर लेख के अनुसार, यानी जो अचलेश्वर मंदिर लेख था उनके अनुसार जो चौहान थे वो किस वंश से संबंधित थे, चंद्रवंशी थे। यदि याद न हो तो ए को छोड़ देना, च का मतलब चंद्रवंशी। तो अचलेश्वर मंदिर लेख के अनुसार चौहानों को किस वंश से संबंधित माना गया है, चंद्रवंशी माना गया है। तो एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनता है कि अचलेश्वर मंदिर लेख के अनुसार चौहानों को बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, अब इनके अनुसार ये तो जो चौहान थे वो किन किन वंश से या इनकी उत्पत्ति किस वंश से मानी गई है। आगे देखो चौहानों का जो मूल स्थान था वो कहां पर था, चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान। देखो अलग अलग लेखों के अनुसार चौहान का मूल स्थान बताया जाता है। वैसे देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सर्वाधिक मत माना जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह बताया जाता है कि जो चौहान थे उनका जो मूल स्थान था वो कहां पर था, सपादलक्ष था। और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर। किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इनके अलावा जो अलग अलग विद्वान है उन्होंने अलग अलग तर्क दिया था। तो जो चौहानों का जो मूल स्थान था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तो देखो बिजोलिया शिलालेख की बात करें
किस शिलालेख की बात करें, बिजोलिया शिलालेख की बात करें, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार देखो इनका जो राज्य था वो था सपादलक्स। राज्य कौन सा था, सपादलक्स। इनका जो राज्य था वो कौन सा था, सपादलक्स। और जिसे वर्तमान में सांबर कहा जाता है, वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, सांबर। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी, अही छत्रपुर। राजधानी कौन सी थी, अही छत्रपुर थी। और अही छत्रपुर को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, नागौर। तो देखो चौहानों का जो मूल स्थान था वो कहां पर माना गया है, सपादलक से यानी सांबर को। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करें कि जो राज्य था वो सपादलक था, जिसे वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है। और राजधानी क्या थी, अही छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, नागौर के नाम से। और यहाँ का जो आदि पुरुष था, आदि पुरुष का मतलब संस्थापक, ये 551 ईस्वी की बात है। एग्जाम में यहां से सेकंड ग्रेड में प्रश्न बना था कि जो चौहानों का जो आदि पुरुष या संस्थापक था, उन्होंने चौहानों की स्थापना कब की थी, 551 ईस्वी में। तो इस यानी सपादलक का आदि पुरुष था। देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात कर रहे हैं हम, तो इस शिलालेख के अनुसार यहाँ का जो मूल स्थान था वो कहां पर माना गया है, सपादलक से। और यहाँ का जो आदि पुरुष या संस्थापक था वो था वासुदेव चौहान। कब की बात है, 551 ईस्वी की बात है, वासुदेव चौहान। तो इनका जो मूल स्थान है वो कहां पर बताया गया है, सपादलक। इनके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, लेकिन देखो चौहान का जो मूल स्थान है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राज्य कौन सा था, सपादलक से, जिसे वर्तमान में सांबर के नाम से। 551 ईस्वी में यहाँ का आदि पुरुष कौन था, वासुदेव चौहान। इनके अलावा देखो पृथ्वीराज विजय काव्य ग्रंथ था, सप्त कल्प द्रम कोश था। लाडू लेख के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति थी जांगल प्रदेश सपादलक क्षेत्र बताया गया था। तो इनके अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो केवल सपादलक से राज्य और अही छत्रपुर राजधानी थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो देखो पृथ्वीराज विजय सप्तकल्पद्रम ग्रंथ व लाडनू लेख देखो पृथ्वीराज विजय जो किसका था, जयानक का ग्रंथ था। शब्द कल्प द्रम ग्रंथ और लाडनू लेख, इन तीनों के अनुसार यह बताया जाता है कि जो चौहान थे उनका जो मूल स्थान था जांगल प्रदेश सपादलक और अही छत्रपुर था। देखो पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्प द्रम ग्रंथ और लाडनू लेख के अनुसार, इनके अनुसार चौहानों का मूल स्थान जांगल देश या जांगल प्रदेश
एक तो जांगल प्रदेश बताया था, सपादलक्ष व अहिछत्रपुर माना है। देखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राज्य केवल सपादलक्ष बताया था, जिसे वर्तमान में सांबर कहा जाता है, और राजधानी अहिछत्रपुर यानी नागौर। लेकिन पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ और लाडनू लेख के अनुसार जो चौहानों का जो मूल स्थान था वो बताया गया। एक तो जांगल प्रदेश, सपादलक्ष और अहिछत्रपुर को माना है। इन तीनों ने ये बताया है, पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ और लाडनू लेख के अनुसार ये बताया है कि चौहानों का जो मूल स्थान था वो एक तो था जांगल प्रदेश, दूसरा था सपादलक्ष और अहिछत्रपुर, इनका मूल स्थान था। उतारो से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, देखो हर्षनाथ लेख की बात करें, हर्षनाथ शिलालेख, देखो हर्षनाथ शिलालेख की बात करें तो हर्षनाथ शिलालेख में राज्य तो सपादलक्ष ही बताया, यानी इस शिलालेख के अनुसार, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार जो राज्य था वो था सपादलक्ष। देखो हर्षनाथ शिलालेख की बात करें, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार राज्य कौन सा था? सपादलक्ष। और सपादलक्ष को किसके नाम से पुकारा गया? सांबर के नाम से। लेकिन इन्होंने, देखो बिजोलिया शिलालेख में तो राज्य यही था, लेकिन राजधानी अहिछत्रपुर थी। लेकिन हर्षनाथ शिलालेख में यह बताया कि राज्य तो सपादलक्ष था, लेकिन राजधानी अनंतपुर थी। अंतःपुर थी, और अंतःपुर कहां पर था? सीकर में। देखो हर्षनाथ शिलालेख में राज्य किसे बताया गया? सपादलक्ष, जो वर्तमान में सांबर है, और इसकी जो राजधानी थी अनंतपुर थी, वो कहां पर थी? सीकर में। किस शिलालेख के अनुसार? हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार। तो एग्जाम में यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि हर्षनाथ शिलालेख में राज्य सपादलक्ष बताया गया था, लेकिन राजधानी कहां पर बताई थी? तो राजधानी अंतःपुर, जो कहां पर थी? सीकर में। लेकिन बिजोलिया शिलालेख में राज्य सपादलक्ष ही था, लेकिन राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। यानी बिजोलिया शिलालेख और जो हर्षनाथ शिलालेख है उनमें राज्य एक था, लेकिन राजधानी अलग अलग बताई थी। ये विशेष याद रखना। बिजोलिया शिलालेख व जो हर्षनाथ शिलालेख है उनमें राज्य तो एक ही बताया है, दोनों ने राज्य तो सपादलक्ष यानी सांबर बताया, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में राजधानी अहिछत्रपुर नागौर बता दी, और हर्षनाथ शिलालेख में राजधानी अंतःपुर सीकर बताया। केवल अंतर यही था। तो बिजोलिया शिलालेख, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, यानी कहने का मतलब बिजोलिया शिलालेख व हर्षनाथ शिलालेख में राज्य सपादलक्ष, और सपादलक्ष को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? सांबर के नाम से। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख और हर्षनाथ शिलालेख में राज्य सपादलक्ष। अब देखो इसके अनुसार राजधानी
इसके अनुसार राजधानी आई छत्रपुर। और इसके अनुसार राजधानी अंतःपुर। कहां पर थी? सीकर में। देखो उपनाम नहीं है, केवल सीकर में राजधानी थी। और आई छत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से। अंतर केवल इतना ही था कि बिजोरिया शिलालेख और हर्षनाथ शिलालेख में राज्य तो शपथलक सांबर ही था, लेकिन इस शिलालेख के अनुसार राजधानी आई छत्रपुर थी और हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार राजधानी अंतःपुर थी, जो कहां पर थी? सीकर में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके अलावा देखो सुरजन चरित्र व हमीर महाकाव्य। देखो सुरजन चरित्र व हमीर महाकाव्य के अनुसार इनका जो मूल स्थान था वो कहां पर बताया है? पुष्कर में। देखो सुरजन चरित्र व हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र व हमीर महाकाव्य ग्रंथ की बात करें तो इनके अनुसार जो चौहानों का जो मूल स्थान था वो कहां पर बताया गया है? पुष्कर में। किन के अनुसार? सुरजन चरित्र व हमीर महाकाव्य के अनुसार जो चौहानों का जो मूल स्थान है वो कहां पर बताया गया है? पुष्कर में। हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के अनुसार इनका जो मूल स्थान था वो कहां पर बताया है? पुष्कर में। तो ये चौहानों के जो मूल स्थान थे कि चौहान सबसे पहले अपना जो राज्य था वो कहां पर स्थापित किए थे, ये इनका मूल स्थान था। अब देखो यहाँ का जो संस्थापक था चौहानों का वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। तो ये तो इनकी मूल स्थान था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इन्हें वंशी बताया, कुछ ने ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया, कुछ ने चंद्रवंशी बताया, कुछ ने सूर्यवंशी बताया और कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। इनका जो मूल स्थान था वो अलग अलग बताया गया है। अब देखो जो चौहान का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव चौहान। संस्थापक या इसे आदि पुरुष भी कहा जा सकता है, आदि पुरुष। और संस्थापक और आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। चौहानों का जो संस्थापक और आदि पुरुष था वो कौन था? वासुदेव चौहान। और कब की बात है? 551 ईस्वी की। ये सन विशेष याद रखना, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में यहां से प्रश्न बना था कि वासुदेव चौहान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 551 ईस्वी में। तो देखो वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था, यानी कहने का मतलब है देखो बिजोलिया शिलालेख में, यानी बिजोलिया जो शिलालेख था बिजोलिया शिलालेख में यह उल्लेख मिलता है यानी बिजोलिया शिलालेख में यह उल्लेख मिलता है कि चौहान शासक वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण
करवाया था। तो चौहानों का जो आदि पुरुष या संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। और बिजोलिया शिलालेख में यह उल्लेख मिलता है कि चौहान शासक वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। किस झील का निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। यह है चौहानों का आदि पुरुष वह संस्थापक था। चौहानों का क्या था? आदि पुरुष या संस्थापक था। और इनका जो राज्य था, देखो राज्य कौन सा था? सपादलक्ष। ये क्या था? राज्य। राज्य कौन सा था? सपादलक्ष। और राजधानी अहिछत्रपुर। राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से। और इसे वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? सांबर के नाम से। इसे वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? सांबर के नाम से। तो ये केवल वासुदेव चौहान या आदि पुरुष संस्थापक के बारे में बात है। यहां से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ था। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताया गया है। इनका राज्य कौन सा था? सपादलक्ष, जिसे वर्तमान में सांबर कहा जाता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जिसे नागौर कहा जाता है। तो ये चौहानों का आदि पुरुष यानी संस्थापक था। जो शेष शासक है उनका जो अध्ययन है हम कल के वीडियो में करेंगे। यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। धन्यवाद।